हेलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एनएमआर। एनएमआर को हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, जहाँ एन का मतलब यहाँ न्यूक्लियस से या न्यूक्लियर से मतलब, और एम मतलब मैग्नेटिक, आर मतलब रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस होता है बेंजीन में, या जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उन वो वाला रेजोनेंस नहीं है, ये दूसरा वाला रेजोनेंस है जो फिजिक्स की टर्म्स में आता है। अब हम लोगों को ये चीज देखना है कि एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैंने इससे प्रीवियस 2 वीडियो भी बताई है, उसमें भी बता रखा था। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत क्या पड़ी, और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होते हैं। तो उस बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब पता ही है कि हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंसेस की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से बेसिकली 2 चीजों के बारे में पता करते हैं कि कोई भी चीज कितने अमाउंट है या कितनी उसकी क्वांटिटी प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस या जो सैंपल हम लोग ले लिया है। और हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, तो उसकी हम लोग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है, ऐसा कंपाउंड हमारे पास हो या ऐसा सैंपल हमारे पास हो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक ये 2 यूजेस इंपॉर्टेंट है, बाकी और यूजेस भी होते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे वाइब्रेशनल होगी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, यूवी होगी जहाँ अल्ट्रावायलेट रेस का यूज होता है। और फिर ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है, बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशंस होते हैं। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन वगैरह, तो तब इसको एनएमआर और पीएमआर या हाइड्रोजन एनएमआर ऐसे ही बोलते हैं। न्यूक्लियस से रिलेटेड, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाइड्रोजन से रिलेटेड ये होती है, हाइड्रोजन के बारे में बताती है। तो देखो जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताती है। अब वो फंक्शनल ग्रुप कैसे बताती है, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, जो हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, सारे मॉलिक्यूल्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो किसी भी मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कंपाउंड है, तो उस फंक्शनल ग्रुप का कोई ना कोई क्या होगा, उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। और वो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है उस फंक्शनल ग्रुप की, वो जब हम लोग इंसिडेंट उस पर लाइट करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मतलब इंफ्रारेड रेज जब उस पर एब्जॉर्ब कराएंगे, तो वो कब एब्जॉर्ब करेगा वो फंक्शनल ग्रुप, जब उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से वो आईआर फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तब जाके एब्जॉर्प्शन होगा, तब जाके हम लोग को वहां पर को ग्राफ वगैरह मिलेगा। तो ये हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आईआर फ्रीक्वेंसी, या इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। लेकिन जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली यूज्ड हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें हम लोग देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं। अगर कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कोई एटम प्रेजेंट है, क्योंकि एटम के जुड़ने से ही तो मॉलिक्यूल बनता है, और वो एटम एक से ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वो एटम उस मॉलिक्यूल में कहाँ कहाँ पर को किस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, कितने बार वो प्रेजेंट है, कैसे कैसी उसकी वहां पर को पड़ोसी प्रेजेंट है, कैसे कैसे पड़ोसी एटम या पड़ोसी के जो उसके वहां पर को ग्रुप से प्रेजेंट है वो कैसे कैसे प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से हम मॉलिक्यूल में बता सकते हैं कि कोई एटम कितने फॉर्म्स में, कितने टाइम वो प्रेजेंट है, और कितने अलग अलग इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट है। इसको आप लोग समझने के लिए मेरी प्रीवियस 2 वीडियो देख सकते हो, उसमें ही मैंने बताया था ये चीजें। अब देखो न्यूक्लियर है कहीं ना कहीं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो न्यूक्लियर का रिलेशन यहाँ पर को न्यूक्लियस से ही होगा, ये हम लोग को पता है, और मैग्नेटिक का रिलेशन यहाँ पर को मैग्नेटिक फील्ड से होगा। और रेजोनेंस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नहीं है, फिजिकल फिजिक्स का रेजोनेंस है, जहां पर को क्या होता है, कोई भी 2 चीजें अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, अब 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 2 चीजें कंपेयर कर रहे हैं तो उनका एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जहां पर को मैच कर जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रेजोनेंस की कंडीशन आ गई है। अब एनएमआर को समझने से पहले हम लोग को पता है न्यूक्लियस की बातें करेंगे, तो एनएमआर में हम लोग को पता है क्या चीज होना चाहिए, एटम होना चाहिए, क्योंकि एटम के अंदर ही हमारा ऑर्बिटल्स होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूक्लियस होता है वो तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन में बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रल बोल सकते हैं उसको हम लोग। चार्ज तो होगा लेकिन वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उसके चार्ज इस तरीके से होते हैं कि वो न्यूट्रल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये तो होगी न्यूक्लियस की बात। और ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सपोज करो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कोई ये इलेक्ट्रॉन में क्या होता है फिर नेगेटिव चार्ज। अब इसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे इस पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये चीज हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है कहीं ना कहीं, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ बस रिवॉल्व ही नहीं करते, वो अपनी खुद की जगह में जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पर कोई स्पिन भी करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे सन जो है हमारा सोलर सिस्टम में, सन के चारों तरफ जो प्लेनेट से रिवॉल्व करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो अर्थ का,
तो अर्थ जब हमारी रिवॉल्व कर रही है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर तो लगा रही है, लेकिन अपनी ही जगह पे अपनी एक्सिस में स्पिन भी कर रही है ये जो हमारी अर्थ है। तो दो टाइप के मोशन दिखा रही है अर्थ, एक तो रिवॉल्यूशन कर रही है और एक स्पिनिंग कर रही है अपनी एक्सिस पे, अपनी ओन स्पेस में। ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी करेंगे और स्पिनिंग भी शो करेंगे। तो इससे क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोशन दिखा रहे हैं, एक तो रिवॉल्यूशन दिखा रहा है और एक स्पिनिंग दिखा रहा है। तो ये चीज हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग होती है वो कितने तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे, मतलब कि जैसे घड़ी की सुई जो घूम रही है उसके अपोजिट तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करे। ये हम लोग इलेक्ट्रॉन सपोज कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज का, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के अपोजिट। और क्लॉकवाइज स्पिन करे, मतलब कि जो घड़ी की सुई है उसी के डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, तो वैसे ही घूम रही है क्लॉकवाइज, तब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो दो तरीके हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन के। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ जो भी हमारी बॉडी होती है जो स्पिनिंग करती है, रोटेशन करती है, तो क्या होता है, रोटेशन करने की वजह से फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। अब वो जो एंगुलर मोमेंटम है जो स्पिनिंग या रोटेशन की वजह से आ रहा है, उसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हम लोग ने क्वांटम जो केमिस्ट्री होती है उससे डिराइव करे फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे दे सकते हैं हम लोग, अंडर रूट एस स्मॉल एस, या एस खाली एस बोल लो इसको, अंडर रूट एस स्मॉल एस प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एस प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा एंगुलर मोमेंटम का, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अंडर रूट एस प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई। जहां पर कोई एंगुलर मोमेंटम जो है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज होती है, फिजिक्स में हम लोगों ने देखा है कि मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगी लेकिन डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। ऐसी सारी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सॉरी, एंगुलर मोमेंटम तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रही है और डायरेक्शन पे भी। इसका मतलब यहाँ पर को एस है, इस फॉर्मूले में जो एस दिख रहे हैं हम लोग को, ये क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जो हम लोग कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वही सब चीजों से रिलेटेड है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एस होता है वो हाफ होते हैं, हाफ, ये कांस्टेंट वैल्यू हाफ ही रहेगा, 1/2 रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है वो किस डायरेक्शन में, वो किस से हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम लोग बोलते नहीं है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कि प्लस हाफ है माइनस हाफ है, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो क्या हो सकता है, या तो प्लस हाफ हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। ये चीजें पीरियोडिक टेबल्स वाले में भी पढ़ रखे जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है। अब 1924 में जो पाउली था, पाउली हम लोगों ने पढ़ा दिया, पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो स्पिन करते हैं, ऐसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी स्पिन करते हैं। हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ऐसे ही जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी क्या करते हैं, स्पिन करते हैं अपने, जहां पर को न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां पर को न्यूक्लियस भी स्पिन करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस, जिससे हम लोगों ने बताया। अब ये न्यूक्लियस की स्पिनिंग के एप्लीकेशंस और इसी के यूजेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज करा जाता है कि न्यूक्लियस भी तो स्पिन कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी मैग्नेटिक मूवमेंट कहीं ना कहीं जनरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो जो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अराउंड, उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं और वो स्पिन कर रहे हैं, वो बात तो हम लोगों ने देखी, और रिवॉल्व भी कर रहे हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर को क्या हो रहा है, अभी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, उस चीज को हम लोग देखेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो भी स्पिन कर रहा है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स तो प्रेजेंट है लेकिन उस पर कोई भी चार्ज अभी नहीं है। अब जो प्रोटॉन है वो भी, इलेक्ट्रॉन्स हमारे दो टाइप का मूवमेंट दिखा रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सपोज करो, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको मैंने पी और एन से दिखा रखे। तो जो न्यूक्लियस है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पर को दिखा दिया, क्लॉकवाइज को यहाँ पर को दिखा दिया, स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो एंगुलर मोमेंटम इसका भी जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि वो मूवमेंट शो कर रहे हैं जो हमारा न्यूक्लियस है। तो जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, अंडर रूट कैपिटल आई प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई, जहां पर को हमारा आई क्या होगा, यहाँ पर को स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जैसे एस क्या था ऊपर फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन्स के लिए, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा कैपिटल आई। लेकिन जो आई होते हैं न्यूक्लियस के लिए वो कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे एस की वैल्यू देखी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो कांस्टेंट थी, हाफ होगी, प्लस हाफ माइनस हाफ मैग्नेटिक क्वांटम। लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि
एटम्स में हम लोग को पता है प्रोटॉन्स अलग वेराई करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। लेकिन वही चीज मैंने बता भी रखी है कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं उनकी क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू जो हाफ रहती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर दिखाना चाहें तो कैपिटल एम, उसके बेस पे आई ऐसे करके दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। जो करंट फ्लो करते हैं हम लोगों को पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं। और करंट बेसिकली फ्लो क्यों करते हैं, या तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं हम लोग, या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है करंट फ्लो करते हैं। अब जो हमारा करंट है वो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूवमेंट करते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारा मूव करते हैं। और करंट बेसिकली क्यों प्रोड्यूस होते हैं, मूवमेंट ऑफ या मोशन ऑफ चार्ज की वजह से। और चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन या प्रोटॉन्स का मोशन हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव होगा और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव होगा चार्ज। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि करंट भी हमारा मूव कर रहा है, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ जो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हम लोग को पता है। अगर हम लोग ऐसा सपोज करें कि कोई हमारे पास करंट कंडक्टिंग कॉइल है जिससे करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो करता है कॉइल से, तो क्या होगा, करंट अगर फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये लिखा भी है यहाँ पर को। अब देखो जब करंट फ्लो करेगा किसी भी कॉइल से, सर्कुलर कॉइल सपोज करो, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि करंट जब फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन की वजह से जो हमारा करंट कैरिंग कॉइल है, जो हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और हम लोगों को पता है कि मैग्नेट में क्या क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अब हम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए, अगर हम लोग कोई बार मैग्नेट सपोज करें, क्योंकि मैग्नेट की तरह कौन बिहेव कर रहे हैं, हमारा कॉइल। अब कॉइल बिहेव कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन होता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जाएगी मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट में। और जो मूविंग करंट होता है वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो क्या है, मूविंग करंट है, मूविंग चार्ज है, तो वो भी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो जो लूप या कॉइल ऑफ वायर सपोज कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज होते रहती है कॉन्स्टेंटली। तो हम लोग अगर सेकंड राइट हैंड थंब रूल लगाए, जिसको मैंने शॉर्ट में RHR लिखा है, तो जो हमारी फिंगर्स होती हैं अगर वो डायरेक्शन ऑफ करंट में मुड़ी हुई हैं, अगर फिंगर्स जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रही है, फिंगर्स जब हम राइट हैंड थंब को ऊपर करेंगे, तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में। वो भी बेसिकली किसके लिए होगा, जब करंट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं। तो करंट अगर मैं सपोज करूँ पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन है फिंगर्स की डायरेक्शन में, अगर ये फिंगर सपोज करें तो ये फिंगर्स की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके अपोजिट इस थंब की डायरेक्शन में होगा, फिर इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो राइट हैंड थंब रूल को मैंने लिखा भी है कि अगर हम लोग फिंगर जो कर्ल हो रही है वो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर से जो कर्ल हो रही है करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारा थंब पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। जो थंब है एक तो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और नॉर्थ पोल को बताएगा, और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इधर पे को टर्मिनल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या करेंगे, बेसिकली ये भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी स्पिन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन। कोई भी चार्ज या कोई भी करंट जब मूव करता है, तो कोई भी चार्ज जब मूव करता है तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बेसिकली चार्ज्ड बॉडी है, तो ये भी क्या करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। और करंट जब प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। तो अब देखना इलेक्ट्रॉन्स के केस में, देखो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के केस है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज वाला है, एक क्लॉकवाइज वाला। तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में अपोजिट होता है, थंब यहाँ पर को क्या दिखाएगा, हमारा साउथ पोल, जबकि प्रोटॉन्स के केस में थंब क्या दिखा रहा था, थंब एरो से दिखाया मैंने। प्रोटॉन्स के केस में थंब क्या दिखा रहा था, नॉर्थ पोल। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में अपोजिट होगा, थंब क्या दिखाएगा यहाँ पर को, साउथ पोल, और नीचे का जो है नॉर्थ पोल। तो ये जो है बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन्स के केस में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा,
नेगेटिव चार्ज के लिए अगर थंब नीचे की डायरेक्शन में है तो थंब यहाँ पर को क्या दिखाएगा, वही साउथ पोल दिखाएगा और ऊपर का जो रीजन है वो नॉर्थ पोल दिखाएगा। तो साउथ पोल क्या दिखाएगा, थंब दिखाएगा इलेक्ट्रॉन्स के केस में। प्रोटॉन्स के लिए पता ही है, या न्यूक्लियस के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है। तो थंब क्या दिखाएगा प्रोटॉन्स के केस में, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज जब स्पिन करेगा, और जब क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तब भी नॉर्थ पोल, क्योंकि इसके प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज की उसमें क्या होते हैं, जो करंट कैरिंग कॉइल है या जो भी चीज है, तो नॉर्थ पोल क्या दिखाते हैं, थंब। इस एरो को थंब सपोज करो, तो नॉर्थ पोल क्या दिखाएगा, जो यहाँ पर को थंब, इसको थंब सपोज करेंगे तो नॉर्थ पोल दिखाएगा, और ऊपर का साउथ पोल। ऐसे ही यहाँ पर को थंब क्या होगा, ये एरो तो नॉर्थ पोल दिखाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज पॉजिटिव चार्ज के लिए, प्रोटॉन्स के लिए या न्यूक्लियस बोल सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्पिनिंग करने की वजह से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जो हमारे पास टाइनी मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो बिहेव करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम लोगों को पता है स्पिन तो कर ही रहे हैं और साथ साथ रिवॉल्व भी कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे, और दो मैग्नेटिक फील्ड कौन से जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग और रिवॉल्यूशन की वजह से। देखो मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप के जनरेट होंगे, एक होगा रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, रिवॉल्यूशन की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ, और एक स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को पता है पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं किसी एक ऑर्बिटल में। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका नॉर्थ पोल दूसरे इलेक्ट्रॉन के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स में, और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है उसका साउथ पोल पहले वाले के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम बोलते भी हैं कि अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरे का साउथ पोल पहले वाले के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम बोलते भी हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना आसान नहीं होता है। तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में, तो रिमूव कर पाना इलेक्ट्रॉन को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एस ऑर्बिटल सपोज कर लो, इसी को क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। और न्यूक्लियस भी बेसिकली हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये हम लोग को पता ही है, क्योंकि स्पिनिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहे हैं। ये पाउलिन ने एक्सपेरिमेंट जो भी उसने थ्योरी दी उसके बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं। तो यही होगा हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ एप्लीकेशन और क्या क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम लोग अगली वीडियोस में जो आएंगी उस पे देखेंगे कि कैसे करके और इसके आगे की चीजें होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आप लोगों को इसको पढ़ने हैं थोड़ा, और फिर देखने की कैसे करके इस पे चीजें होती है। थैंक यू।